हेलो एवरीवन। तो चलिए आज के 10 क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, VI relation for the network shown in the given box is V equals to 4I minus 9 if now a resistor of R equals to 2 ohm is connected across it, then the value of I will be। ये हमारा नेटवर्क दिया गया है बॉक्स के फॉर्म में। यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इसके अंदर होगा जिसको यहाँ पर बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो आपका यहाँ पर जो दो पॉइंट है हमारे, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विथ पॉजिटिव पोलैरिटी हियर एंड नेगेटिव पोलैरिटी हियर कितना है, V इक्वल्स टू 4I माइनस 9। ये यहाँ पर प्रोवाइडेड है। ओके, अब क्या है कि यहाँ पर ये जो दोनों टर्मिनल इस बॉक्स के, यहाँ से क्या है कि एक 2 ओम का रजिस्टर यहाँ पर हमने लगा दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि इस परिस्थिति में ये जो करंट फ्लो होगा ना, वो कितना करंट फ्लो होगा। तो हमें करना क्या है कि हम क्या करते हैं कि ये जो आपका लूप है ना, ऐसा लूप, इसी में लगा देते हैं केवीएल, क्योंकि ये प्लस माइनस V किसके बराबर है, 9I माइनस 4। तो यहां से लगाएंगे केवीएल, तो देखिए यहाँ पर ये क्या आपका ड्रॉप, तो ड्रॉप को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, प्लस V। ओके, और ये क्या हो गया आपका, ड्रॉप हुआ कि राइज, तो ये करंट आपका यहां से फ्लो हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ आपका ड्रॉप। इसका मतलब कि 2I प्लस 2Y इक्वल्स टू 0। हमारा लूप कंप्लीट हो गया। तो यहां से देखिए हमारा V किसके बराबर है, 4I माइनस 9, और ये कितना आपका प्लस 2I 0। तो ये हमने यहां पर देख लिया कितना आ गया, 6I इक्वल्स टू 9, और I कुछ कितना आ गया 1.5। ओके, तो यहाँ प्रोवाइडेड है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। इन द सीरीज RC सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस C starts increasing the moment the circuit is switched to V volts. Okay, the rate of increase of voltage across C at the instant just after the switch is closed, that is at t equals to 0 is। तो यहां पर देखिए थोड़ी सी क्वेश्चन ध्यान से हम पढ़ते हैं। क्या है कि इन द सर्किट RC, इन द सीरीज सर्किट RC, हमारे पास कोई एक सीरीज सर्किट है RC, ऐसा हम मान लेते हैं। यहाँ पर सर्किट हमारा R है, यहाँ पर क्या है हमारा RC सीरीज सर्किट है। ओके, द वोल्टेज अक्रॉस C स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, जो C के अक्रॉस वोल्टेज है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है द मोमेंट सर्किट इज स्विच्ड टू V वोल्ट। जिस मोमेंट में क्या करते हैं हम, सर्किट को V वोल्ट से स्विच करते हैं। ये हमारा V वोल्ट है, और यहां पर मान के चलिए हम लगा देते हैं एक स्विच। तो इस स्विच को हम ऑन करते हैं कब, t इक्वल्स टू 0 पर। तो जब t इक्वल्स 0 पर स्विच को हम ऑन करते हैं, स्विच को यहाँ गिरा देते हैं, क्लोज सर्किट हो जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर जो C के अक्रॉस वोल्टेज है ना, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये बात यहां तक लिखी गई है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस C, ठीक है ना, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस C एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। जब स्विच को हमने जब क्लोज किया, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वोल्टेज यहां पर क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वोल्टेज यहां पर क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। वोल्टेज यहां पर क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं है। यहां पर क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वोल्टेज क्या होगा, ये बात यहां पर ये पूछा गया है। अब देखिए इसके लिए क्या करना है भाई, हम RC सर्किट, कैसा RC सर्किट ये, तो अगर हम ध्यान से यहां पर देखें तो हमें एक चीज दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है, देखिए यहां पर क्या है, ये R है और ये क्या है C। ओके, C, और इसको हम क्या कर रहे हैं, जब t इक्वल्स टू 0 पे इसको जब हम ऑन कर रहे हैं इतने पोटेंशियल से, क्या हो जाएगा, कैपेसिटर में चार्ज होने लगेगा। तो ये क्या आपका कि ये क्या है कि कैपेसिटर का चार्जिंग केस है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जो इक्वेशंस आते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज समय के साथ कैसा वेरी करेगा, VC, तो VCT आता है आपका V, है ना, 1 माइनस E टू द पावर माइनस T अपॉन टाउ। जहां पर ये जो टाउ है ना आपका, ये टाउ किसके बराबर होता है, टाउ इक्वल्स टू RC, टाइम कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। ये याद रखने की आवश्यकता है। वैसे ही क्या है कि हमारा इसके अक्रॉस पोटेंशियल, आपका चार्ज इस पे कितना अपीयर होगा,
जैसे जैसे क्या होगा, ये आपका चार्ज होगा, पोटेंशियल यहाँ इंक्रीज होगा इस प्लेट का, इसके सापेक्ष ये प्लस पोटेंशियल पोलैरिटी होगी, ये माइनस पोलैरिटी होगी। ये क्या है कभी, अब फाइनली क्या हो जाएगा आपका, जब चार्ज हो जाएगा तो टोटल वोल्टेज यहां पर अपीयर हो जाएगा, उसी वोल्टेज को हमने यहां पर लिख रखा है। ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, जिससे क्या है कि आपका कैपेसिटर चार्ज होगा। फाइनली क्या होगा, फाइनली आपका सर्किट एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी, आपका सर्किट कैसा हो जाएगा, सर्किट हमारा ऐसा हो जाएगा। ये आपका मान के चलो हमने यहाँ पर लगा भी रखा है, स्विच को गिरा भी रखा है, तो भी क्या है कि आर तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन कैपेसिटर क्या हो जाएगा आपका फुली चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होकर के फर्दर इसकी चार्जिंग बंद हो जाएगी, और यहाँ की पोलैरिटी कितनी हो जाएगी, वी, कोई करंट यहाँ फ्लो होगा नहीं उस केस में, टी इक्वल्स टू 0 पर सर्किट होगा। ये क्या होगा, वी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी इसके बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप केवीएल लगाएंगे तो ये पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ड्रॉप तो है नहीं, ठीक है ना। फाइनली तो ये एक्सप्रेशन हमारा होता है चार्जिंग के केस में। अच्छा, चार्जिंग केस में क्या, एक और क्वांटिटी के लिए एक्सप्रेशन हमें याद रखना चाहिए, क्यू टी, है ना। यहाँ पर जो चार्ज, जिस अमाउंट के चार्ज से चार्ज होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये क्या होता है, क्यू नॉट 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन टाउ, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन। यहाँ पर क्यू नॉट क्या होता है आपका, सी इंटू वी। वी कौन सा वोल्टेज है, जिस वोल्टेज से वो फाइनली चार्ज होने वाला है, सी का इसका कैपेसिटेंस। ये चार्जिंग का केस है। जैसे डिस्चार्जिंग के केस में अगर क्या मैं अगर बोलूं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये सब फॉर्मूला क्या है, नोट डाउन करना चाहिए। तो देखिए डिस्चार्जिंग केस में क्या है, तो आपका वीटी आ जाता है वी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और ये वीटी हो गया, और आपका क्यू टी कितना आ जाता है, क्यू नॉट ई माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, हमारे ये इक्वेशन, ये किसका, हमारा डिस्चार्ज का इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है हमारा, ये क्या है कि चार्जिंग के केस का इक्वेशन है। हमने क्या है कि वोल्टेज के लिए, चार्ज के लिए, वोल्टेज के लिए, चार्ज के लिए, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग केस में इक्वेशन यहाँ पर देखिए। हमारा क्वेश्चन अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, 32वां जो क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि ये सर्किट दी गई है जहां पर ये क्या चार्ज हो रहा है, और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब इसको हम ऑन करेंगे प्रारंभिक स्थिति में, तो ये जो इसका जो यहाँ पर जो पोटेंशियल आपका इंक्रीज करेगा ना, इंक्रीज करने का जो बढ़ने का दर क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर एट टी इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं, किस रेट से भाई इंक्रीज करता है, किस कैसे इंक्रीज करता है, तो इस ये इक्वेशन आपका क्या है कि गवर्न कर रहा है, इस इक्वेशन के अनुसार वो इंक्रीज करता है। कितना, वी टी इक्वल्स टू वी 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। ये क्या आपका वोल्टेज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर, टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है, क्योंकि टी पर निर्भर कर रहा है। अब इसको रेट निकालना है ना, तो रेट का मतलब क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन, तो डी वी टी डिवाइडेड बाई हम डी टी कर देते हैं, इसको डिफरेंस कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये वी का भी ऐसे ही कांस्टेंट रह जाएगा, एक का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0 माइनस, अब ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उतना ही होता है, और चूंकि यहाँ पर 1/t है, तो यहाँ पर -1 अपॉन टाउ आ जाएगा। जो टी का यहाँ कोफिशिएंट है, टी का कोफिशिएंट कितना है, -1/t टाउ, यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v अपॉन टाउ, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, v अपॉन टाउ ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है ना। ये तो क्या होगा आपका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, एट टी इक्वल्स टू 0 किस रेट से इंक्रीज करेगा, तो यहाँ टी इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, डी वी जीरो बाई डी टी, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 0 रख देते हैं, तो 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, v अपॉन टाउ, सिंपली क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1 टाउ, और हमारा ये कितना, सॉरी कैपिटल V है, और v अपॉन टाउ, टाउ कितना है आरसी, तो ये v अपॉन आरसी के रेट से क्या है कि टी इक्वल टू 0 पर क्या होगा, वो चार्ज होगा, जो कि यहाँ पर प्रोवाइडेड है हमारा v अपॉन आरसी, ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बेटा, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के यहाँ पर द एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम्स इन अ सर्किट रिजल्ट इन, ये तो क्या है कि आपका थेवेनिन थ्योरम का सिंपल क्या है कि डेफिनेशन जो होता है ना, जो स्टेटमेंट होता है ना, उसी से आपका क्या है कि स्पष्ट होता है। ये क्या है, थेवेनिन थ्योरम जो है ना, किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को क्या करता है कि एक आपका वीटीएच और उसके सीरीज में आरटीएच में कन्वर्ट कर देता है, एक आपका वोल्टेज सोर्स, इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स एंड इंपिडेंस इन सीरीज, इंपिडेंस बोलिए, रेजिस्टेंस बोलिए, इंपिडेंस इन सीरीज, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है सही। अगर वहीं मैं नॉर्टन थ्योरम की बात करूं तो वहां पर क्या होता है, करंट सोर्स एंड इंपिडेंस इन पैरेलल, ओके, करंट सोर्स, ठीक है, एंड इंपिडेंस इन पैरेलल, ये क्या करता है आपका
ये नॉर्टन थ्योरम, ठीक है ना, ये करता है किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को, ठीक है ना। यहां पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 34, अ 10 वोल्ट एंड 10 माइक्रोफराड एंड 20 माइक्रोफराड कैपेसिटर आर इन सीरीज में कनेक्टेड है। द कॉम्बिनेशन इज सप्लाइड एट 150 वोल्ट फ्रॉम अ साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स का क्या है, आरएमएस वैल्यू। द वोल्टेज अक्रॉस 20 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज देन, है ना, ये हमारा सर्किट है, कुछ ऐसा सर्किट में यहां बनाया है, ये कुछ ऐसा सर्किट है। सर्किट जो है इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, या ये क्वेश्चन में नहीं प्रोवाइडेड है, हमको खुद से ऐसा बनाना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा इसको, हमें इतना लिखने ड्रॉ करने आना चाहिए, हमारी क्षमता होनी चाहिए। तो कई बार क्या है कि क्वेश्चन में आपका सर्किट नेटवर्क प्रोवाइडेड नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस हमने क्या है कि सर्किट यहां बनाया। अब देखिए इसको हम क्या है कि फिर से थोड़ी सी आपके समझ के लिए मैं यहां पर इसको अलग से चर्चा करता हूं। यहां पर क्या है कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, C1 C2, और क्या है ये आपके एक बैटरी से कनेक्टेड, एक साइनसॉइडल वोल्टेज से कनेक्टेड हो गए, जिसका आरएमएस वैल्यू कितना है V। तो क्या होगा, ये दोनों चार्ज होंगे, तो यहां पर क्या वोल्टेज आएगा V1, यहाँ क्या वोल्टेज आएगा V2। हमने मान लिया यहाँ चार्ज क्या आएगा Q1, यहाँ चार्ज क्या आएगा Q2। तो एक तो क्या है कि अपने आप में नॉलेज आपको बता दें, फैक्ट जो है वो फैक्ट क्या है कि जब दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो दोनों पर क्या होता है, आपके सेम चार्ज अपियर होता है। हम लिख सकते हैं Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q, ओके। और ये Q जो है ना किसके बराबर होगा आपका, तो ये होगा C इक्विवेलेंट इनटू आपका V, जितना वोल्टेज C इक्विवेलेंट के अक्रॉस है इस दोनों का इक्विवेलेंट इनटू V। तो आपका देखिए यहाँ पर C इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई, दो कैपेसिटर आपके सीरीज में अगर है तो क्या आ जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ओके। तो यहां पर देखिए Q का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा आपका C1 C2 C1 प्लस C2 इंटू V। अब हमसे पूछा गया है कि भाई 20, आपका C2 कितना हमारा 20 माइक्रोफराड, C1 कितना हमारा 10 माइक्रोफराड, पूछा गया है कि C2 मींस 20 माइक्रोफराड, पूछा गया कि 20 माइक्रोफराड के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। तो देखिए V2 हमने यहां मान रखा था, V2 का एक्सप्रेशन क्या होता है, देखिए यहां पर C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V, और V1 का एक्सप्रेशन होता है C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। ये याद रखने वाली बात है, ये याद रखने वाली बात है, ओके। क्या है कि दो का रजिस्टर अगर हमारे पैरेलल में है, आप थोड़ी सी कंपेयर करेंगे ना रजिस्टर वाले केस से तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे रोज दो रजिस्टर हमारे पैरेलल में है, हम उसको देख लेते हैं, ओके। देखिए दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो फिर वहां पर वोल्टेज डिवीजन कैसे होता है, क्योंकि देखिए हम क्या है कि हमें क्या है कि इन सभी क्वेश्चंस के माध्यम से हमें क्या है बहुत सारे क्वेश्चन सीखना है करना। तो जल्दीबाजी करेंगे तो कोई मतलब है नहीं, हमारा पढ़ने का कोई खास मतलब नहीं रहेगा। देखिए हमारे यहाँ पर क्या है कि दो रजिस्टर हमने सीरीज में मान लिए, दो रजिस्टर्स हमने यहाँ पर सीरीज में मान लिए, दो रजिस्टर्स हमने यहाँ पर सीरीज में मान लिए। एक क्या आपका ये R1, ये क्या R2। तो जो सीरीज में दो रजिस्टर्स लगाए गए होते हैं तो वहां पर क्या है कि वोल्टेज आपका डिवाइड होता है। इसको हमने मान लेता है V1, इसको मान लिया V2, और ये कितना आपका V। तो देखिए V1 किसके बराबर होता है, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V, और V2 किसके बराबर होता है R2 इंटू R1 प्लस R2 इंटू V। और यहाँ कैपेसिटर वाला केस देख लीजिए क्या है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है। ये कितना है C1, ये कितना है C2, ये कितना है V1 भाई, और ये कितना है V2। और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, एक डीसी मान लेते थोड़ा देर के लिए, कोई फर्क नहीं, जो फॉर्मूला यहाँ पर डीसी के लिए लगेगा ना वो आरएमएस के लिए भी लग जाएगा। कितना वोल्टेज है V। अब देखिए यहाँ पर V1 कितना हो रहा है, जैसे यहाँ पर V1 कितना हो रहा था R1, V1 क्या था R1 के अक्रॉस वोल्टेज था, यहाँ पर R1 था। यहाँ पर V1 क्या C1 के अक्रॉस वोल्टेज है, लेकिन यहाँ पर C2 लिखना है, ये थोड़ी सी याद करनी जा सकता है, C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। और V2 कितना होगा C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। थोड़ा सा डिफरेंट है ये रजिस्टर के केस से, इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूला यहाँ पर लिखा ताकि आपको याद आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन में V2 निकालना था, तो V2 कितना आ जाएगा भाई, C1 कितना था हमारा 10, और C1 कितना है 10 माइक्रोफराड, C2 कितना है 20 माइक्रोफराड। सभी जगह माइक्रोफराड है इसलिए यूनिट नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों यहाँ का माइक्रोफराड और यहाँ का माइक्रोफराड कट जाएंगे आपस में। और ये कितना है 150 आरएमएस, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1/3 इंटू 150, ये कट के आ जाएगा कितना आपका 50 वोल्ट। तो C2 कितना आ जाएगा, सॉरी V2 कितना आ जाएगा 50 वोल्ट
और V1 कितना आ जाएगा भाई 100 वोल्ट। क्यों आएगा भाई, टोटल 150 वोल्ट है, जब ये कितना 50 वोल्ट हुआ तो V1 100 वोल्ट नहीं होगा, 100 वोल्ट होगा। ठीक है, तो यहां तक क्या है कि हमने ये बात यहां पर चर्चा कर ली। तो ये क्वेश्चन जो 34 है, 34 है, इसमें हमने कुछ इनपुट यहां पर आपको दिया। आई होप आपको मजा आया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ना ये करेक्ट है। चलिए आगे जो है क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 3 लैम्प्स आर इन सर्किट as shown in figure. At what condition 100 ohm lamp, 100 watt lamp will have the maximum brightness? हमारे पास तीन यहां पर लैंप दिए गए हैं, 40 वाट का, 40 वाट का, 100 वाट का। हमें कंसंट्रेट करना है 100 वाट के का जो लैंप है ना, इसके ब्राइटनेस पर, कि किस कंडीशन में, किस शर्त पर क्या है कि इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। ठीक है भाई, तो देखिए यहां पर क्या है कि ऑप्शन क्या देंगे, K1 इज क्लोज्ड, K2 इज ओपन एंड K3 इज ऑल्सो ओपन। अब K1 को हमने क्लोज कर दिया, इस दोनों को ओपन कर दिया, तो यहां पर देखिए अगर हमने इस दोनों को ओपन कर दिया तो ये बैटरी आपकी सप्लाई कहां दे पाएगा, बैटरी यहां से सप्लाई कैसे दे पाएगा, बैटरी से जो करंट आएगा वो बैटरी में रिटर्न होकर भी तो आना चाहिए ना, कहीं ना कहीं से। तो इधर से तो पाथ आपका यहां भी ओपन है, यहां भी ओपन है, फिर ऐसे आएगा कैसे ये, तो ये काम ही नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसे ही गलत है। ओके, यहां पर क्या दिया गया है, ऑप्शन सी, K1 इज क्लोज्ड, K1 क्लोज कर दिया हमने, K2 इज ओपन, K2 को ओपन कर दिया, और K3 को क्या कर दिया हमने, क्लोज्ड। तो चलिए सर्किट तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है कि करंट यहां से और यहां से फ्लो होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड है हमारा, इस सी केस में हमारा ये क्लोज्ड है। और क्या है कि फिर आपका क्या है कि यहां से करंट आकर के, यहां से करंट आकर के इधर मिलेंगे, इधर तो आएंगे नहीं, क्योंकि K2 हमारा क्या है, ओपन। K3 से होकर के इधर आ जाएंगे, सर्किट तो क्लोज हो गया, लेकिन क्या इस केस में ब्राइटनेस होगी। दूसरे ऑप्शन को भी देखते हैं, क्या क्या दूसरा ऑप्शन जो है इससे भी ज्यादा भाई इसके लिए आपका सपोर्टिव है। तो डी ऑप्शन जो हमारा वो क्या है कि K1 इज ओपन, K1 को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, K2 इज क्लोज्ड, K2 इज क्लोज्ड एंड K3 इज ओपन। अब देखिए यहां पर क्या है, ये मुझे लग रहा है सबसे सुटेबल है। कैसे सुटेबल है, हमने क्या है कि इसको ओपन कर दिया, इसको अगर ओपन कर दिया तो क्या होगा, देखिए आपसे बता रहा हूं, इसको हमने ओपन कर दिया, यहां से जो करंट आएगा वो करंट डिवाइड नहीं होगा, करंट इधर जाएगा, और उसके बाद से करंट इधर भी नहीं जाएगा, वो करंट इधर आएगा, क्योंकि इसको हमने क्लोज किया है, इसको और इसको ओपन रखा है, ये डी केस में। तो टोटल का टोटल पोटेंशियल कहां अपीयर हो जाएगा भाई, इसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगा, क्योंकि इधर तो कोई आपका ड्रॉप है नहीं, इधर तो कोई ड्रॉप है नहीं। ठीक है, और दूसरा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट भी क्या होगा आपका, मैक्सिमम पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन डी जो है ना, ये ऑप्शन डी जो है ना, सी में भी क्या है कि आपके कुछ ना कुछ यहाँ ब्राइटनेस तो आएगी, लेकिन मैक्सिमम ब्राइटनेस कब आएगी, ऑप्शन डी में। थोड़ा सा क्या है कि इसको पॉज करके आप खुद एनालाइज कर लीजिए, क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा है, लेकिन है क्वेश्चन इजी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, द वेव शेप ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर। अब देखिए यहाँ पर इंडक्टर की बात हो रही है कि इंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है। तो देखिए यहाँ पर फिर से क्या है कि इंडक्टर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात हो रही है, खासकर चार्जिंग की बात यहाँ पर हो रही है। तो चलिए जैसे कि हमने कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात की थी, वैसे ही हम क्या है कि इंडक्टर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। अगर देखिए हमने यहाँ पर क्या मान लिया, एक आर और यहाँ पर एक सी मान लेते हैं, ये क्या आपका इंडक्टर है। ओके, और यहाँ पर ये मान लेते हैं हम क्या है कि हमारा करंट सोर्स है, आई करंट है। जैसा कि हमने क्या है कि पहले बिल्कुल शुरू के लेक्चर में देखा था कि इंडक्टर क्या करता है कि आपका चेंज इन करंट को अपोज करता है, बहुत जल्दी करंट में चेंज को अलाउ नहीं करता। ठीक है ना, तो क्या है कि इसमें एकाएक करंट जो है ना इतना फ्लो नहीं होगा, कुछ समय लगेगा, है ना। जैसे कि हम इसको अगर टी को मैं अगर मान चलो ऐसा बना दूं और टी इक्वल टू 0 में इसको क्लोज करूं, तो 0 इसको क्लोज करते से इसमें आई करंट फ्लो नहीं होगा, ये क्या अपोज करता है, इसमें क्या कुछ देर के बाद जो है ना आपका ये करंट आई फ्लो होगा। और समय के साथ कैसे इसमें करंट के वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा, कैसे परिवर्तन होगा, उसके लिए इक्वेशन ये आता है आई टी, इसको मैं अगर आई टू मानू करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आता है आई 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन टाउ। कहीं भी चार्जिंग का इक्वेशन है इसी फॉर्म में आता है, ये तो याद रखना है भाई। इंडक्टर की डिस्चार्जिंग की बात कीमत क्या होती है, डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि हमने एक रजिस्टर लगा दिया और इंडक्टर लगा दिया, जो कि क्या था आपका पहले से चार्ज है, पहले से क्या है चार्ज है, और इसको हमने छोड़ दिया। ओके, पहले से क्या है वो चार्ज है, तो क्या करेगा बताइए, ये क्या है कि जो करंट फ्लो होगा इस केस में, इंडक्टर केस में जो आपका डिस्चार्जिंग करंट जो फ्लो होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या आता है, आई टी इक्वल्स टू आई जीरो ई माइनस टी अपॉन टाउ। कम से कम एक्सप्रेशन आप याद कर लीजिए, वहां भी चार्ज के लिए एक्सप्रेशन क्या था आपका, कैपेसिटर केस में ई माइनस टी अपॉन टाउ डिस्चार्जिंग का क्वेश्चन था कैपेसिटर के लिए। चार्जिंग का ऐसे ही था आपका क्यू टी
इक्वल्स टू क्यू जीरो 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन टाउ। ये चार्जिंग का इक्वेशन था कैपेसिटर का। वोल्टेज का भी कुछ ऐसे ही था। हाँ, अब क्या है कि एक और बात ध्यान रखने वाली बात है कि आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट आरसी के बराबर हो रहा था और एलआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट कितना होता है, एल बाई आर के बराबर होता है। ये सब बात थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये क्या है कि ये बात अगर याद हो, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लें तो बहुत सारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, हमारा क्वेश्चन किस बात पर है कि हमारे पास एक इंडक्टर है, इंडक्टर को हम चार्ज कर रहे हैं, तो उस इंडक्टर में जो करंट है ना किस प्रकार से परिवर्तित होता है, तो जिस प्रकार से परिवर्तित होता है उसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है। आई टी इक्वल्स टू आई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ इक्वल्स टू एल बाई आर। ठीक है, इस प्रकार से। और इसका जो एक्सप्रेशन, इसका जो ग्राफ आता है इंडक्टर के चार्जिंग का डिस्चार्जिंग का ग्राफ मैं आपको बताता हूं, आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे मैथमेटिक्स का इस्तेमाल है। चार्जिंग ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ये क्या होता है, ये फाइनल करंट, ठीक है, ये चार्जिंग ग्राफ होता है। डिस्चार्जिंग ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये डिस्चार्जिंग ग्राफ होता है। ये कैपेसिटर का, आपका इंडक्टर का, ये क्या है चार्जिंग के केस के लिए, ये डिस्चार्जिंग। देखिए इस केस में क्या है कि आपका लगभग एक टाइम कांस्टेंट में कितना आ जाता है, आपका 63% डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब कि आपका 0.37 आई हो जाता है। ये क्या एक टाइम कांस्टेंट में क्या हो जाता है, लगभग 63% आपका ये टाउ एक टाइम कांस्टेंट में क्या आपका 63% चार्ज हो जाता है। इसका मतलब क्या 0.63 आई करंट हो जाता है। और लगभग कितना टाइम कांस्टेंट में, तो लगभग 5 टाइम कांस्टेंट में क्या है कि लगभग 5 टाइम कांस्टेंट में फुल चार्जिंग होती है और लगभग 5 टाइम कांस्टेंट में क्या होती है, आपका फुल डिस्चार्जिंग होती है। ठीक है, ये बात रखना है। वैसे कैपेसिटर केस में अगर मैं बोलूँ तो कैपेसिटर का भी चार्जिंग के लिए ग्राफ क्या बनता है, यही बनता है। ठीक है ना, ये बनता है। ठीक, और डिस्चार्जिंग का ग्राफ वहां पर भी क्या बनता है, यही बनता है। यहाँ पर क्यू लिखिए, वी लिखिए, यहाँ पर क्यू लिखिए, वी लिखिए, दोनों के लिखिए, दोनों का एक्सप्रेशन हमने देखा ही था, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है ना, ऐसा ग्राफ जो है ना हमारे ऑप्शन में होगा ना वो सही होगा। तो देखिए हमारा ऐसा ग्राफ दिख रहा है क्या यहाँ पर कहीं पे, तो दिख रहा है। वो कौन सा ग्राफ है भाई, ग्राफ। तो थोड़ी सी यहाँ पर इसको हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा हो गया। अब 4 क्वेश्चन और हमारे बचे हैं इस लेक्चर के, बहुत ज्यादा लेक्चर में कुछ बचा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एवरेज वैल्यू, देखिए फिर से ये क्वेश्चन क्या है कि आपका बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में हम कुछ बात की चर्चा करेंगे। द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आई ए वी, वही एवरेज वैल्यू का नाम दिया गया है, ऑफ अ साइनोसॉइडल वेव ऑफ पीक वैल्यू आई एम। पीक वैल्यू कितना आपका, मैक्सिमम वैल्यू कितना आई एम, और आई एवरेज का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए मैं क्या है कि इसी क्वेश्चन के बहाने कुछ बातें आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी आप अपने दिमाग में उसको रखिए, लिख लीजिए। क्या है, सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वो क्या है कि अगर मैं ऐसे वेवफॉर्म की बात करूं, ऐसे की बात मैं करूं, ऐसे वेवफॉर्म की मैं बात अगर करूं आपसे ध्यान से, ये क्या आपका साइनोसॉइडल वेव है, ठीक है ना। ये क्या आपका साइनोसॉइडल वेव, इसका एवरेज क्या होता है, अगर ये आई है तो इसका एवरेज कितना होता है भाई, इसका एवरेज 0 होता है। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन कई बार मालूम है क्या बोला जाता है कि साइनोसॉइडल का एवरेज क्या है आपका, साइनोसॉइडल का एवरेज, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में बोला गया कि एक साइनोसॉइडल वेव है जिसका पीक कितना है, आई एम। पीक कितना है, आई एम। पीक कितना है भाई, आई एम। ये पीक कितना है इसके, आई एम। तो उसका क्या होगा एक्सप्रेशन, तो कहीं जीरो ऑप्शन तो है ही नहीं। देखिए जीरो तो ऑप्शन है ही नहीं। फिर दिमाग में बात आती है कि भाई सर तो बता रहे हैं कि नहीं, जो साइनोसॉइडल वेव होता है उसका एवरेज 0 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 0 दिया नहीं गया है, ऑप्शन में नहीं है, तो हम कहाँ से ऑप्शन लगाएंगे, इसी में से किसी को लगाना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि क्वेश्चन में ऐसे ही भले ही पूछ दिया जाता है, लेकिन अगर कंप्लीट साइनोसॉइडल है बिना किसी छेड़छाड़ के, तो ये बात तो सच है कि इसका एवरेज क्या होता है, 0 होता है। लेकिन एक्चुअली मान क्या लिया जाता है कि अगर हम क्या, आपने क्या है कि पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन के बारे में, अगर क्या है कि हम इस साइनोसॉइडल वेव को फुली रेक्टिफाई करें, और फुल रेक्टिफिकेशन के बाद कितना आता है, ये इतना आता है, ऐसा कुछ आता है, ऐसा भी आता है। हाफ वे रेक्टिफाई करें तो कैसा आएगा, हाफ वे रेक्टिफाई करेंगे तो ऐसा आएगा, आएगा, आई आ गया, आई एम, आई एम ऐसे ही आएगा। यहाँ पर क्या है, ये आपका आई एम है, ऐसे ही आएगा। तो एक्चुअली इसके लिए पीक जो आता है ना वो इतना आता है,
आई एवरेज इक्वल्स टू 2Im/5। और इसी को क्या है कि अक्सर कहा जाता है कि ये क्या है, साइनोसॉइडल वेव का पीक एवरेज वैल्यू है ना। वास्तव में आपका जो ओरिजिनल साइनोसॉइडल वेव है बिना रेक्टिफिकेशन के उसका तो जीरो आता है। किसका जीरो नहीं आता? हाँ, अगर फुल वेव रेक्टिफाइड है। और इसी को क्या है, कई बार आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द एवरेज वैल्यू ऑफ द साइन, है ना, साइन वेव, समझ रहा है कि नहीं। एक साइनोसॉइडल सोर्स है, इसका पीक वैल्यू Im है, तो एवरेज क्या होगा, तो आपको ये, लेकिन अगर ऑप्शन में जीरो है तो जीरो मानना चाहिए, क्योंकि वहां पर इस बात को ध्यान दिया गया है कि वो साइनोसॉइडल मींस कैसा है, वो बिना रेक्टिफिकेशन के। ठीक है, अगर जीरो है नहीं तो आप किसको लगाएंगे, इसको। लेकिन ये किसका होता है भाई, ये होता है कि अगर आपका फुल वेव रेक्टिफाइड है। अगर ये हाफ वेव रेक्टिफाइड है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ पर 2 यहां से हट जाता है, Im/π। वैसे ही क्या देखिए, यहीं पर क्या है कि ये तो हमारे क्या है कि एवरेज के बारे में बात हो गई हमारी। अगर मैं आरएमएस के बारे में बात करूं, आरएमएस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहां पर देखिए कुछ बातें हमें याद रखना चाहिए। एक तो क्या है आपका साइनोसॉइडल है ना, विदाउट एनी रेक्टिफिकेशन। दूसरी क्या, फुल वेव रेक्टिफाइड। और तीसरी क्या आपकी हाफ वेव रेक्टिफाइड, है ना। इस केस में कितना आता है आपका आई आरएमएस, कितना आ जाता है Im/√2। इस केस में भी आई आरएमएस कितना आ जाता है Im/√2। और इस केस में आपका जो आई आरएमएस है ना, वो आ जाता है Im/2, है ना। ये बात थोड़ी सी अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात आपका देखिए, पीक फैक्टर भी थोड़ा इसी बहाने देख लेते हैं। पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर, ये क्या होता है आपका आई, आपका m डिवाइडेड बाई आई आरएमएस मैक्सिमम अपॉन आरएमएस। और ये क्या होता है, आई आरएमएस अपॉन आई मैक्सिमम। ओके, तो मैं क्या है कि अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं आपका फुल इसका, इस वेव की बात करूं, इस वेव की बात करूं, तो इसका मैं पीक फैक्टर कितना होगा, तो इसका पीक फैक्टर कितना होगा भाई, इसका पीक फैक्टर हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम अपॉन आरएमएस। तो इसका पीक फैक्टर हो जाएगा, पीक फैक्टर हो जाएगा, मैक्सिमम कितना है Im, और आरएमएस कितना है Im/√2। कितना आ जाएगा, √2। इसका पीक फैक्टर कितना आ जाएगा, √2। ये याद रखने वाली बात है कि आपका फुल वेव का पीक फैक्टर कितना आता है, √2। और इसका मैं बोलूं, अगर फॉर्म फैक्टर इसकी बोलूं, तो फॉर्म फैक्टर इसका कितना आ जाएगा, तो इसका फॉर्म फैक्टर जो है वो आएगा, फॉर्म फैक्टर, ये क्या फॉर्मूला है भाई, आरएमएस ओपन आपका एवरेज, सॉरी यहां पर मैंने मैक्सिमम लिख दिया, मैक्सिमम नहीं है, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला में एवरेज। ठीक है, ये थोड़ी सी याद रखने वाली बात है। तो यहां पर क्या है कि आरएमएस कितना आता है भाई, Im/√2। नहीं होता है कि नहीं भाई, किसका, फुल वेव का। और एवरेज कितना होता है, एवरेज देखा आपने 2Im/π। Im एंड Im कैंसल, कितना आ जाएगा π/2√2, है ना। तो आपका जो साइन वेव है, साइन वेव, साइन वेव अगर फुल वेव है तो उसका पीक फैक्टर, पीक फैक्टर, पावर फैक्टर इसको नहीं समझे, ये कितना आता है √2। और फॉर्म फैक्टर ये कितना आ जाता है भाई आपका π/2√2। थोड़ी ये बात भी अपने दिमाग में आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है ना। तो फिलहाल क्या है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि भाई द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आई एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ नहीं होना चाहिए, करंट आई एवरेज ऑफ अ साइनोसॉइडल वेव ऑफ पीक वैल्यू Im इज, क्या आ जाएगा यहां पर, देखिए आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2Im/π, 2Im/π। ऑप्शन सी यहां पर क्या करेक्ट है। इसी क्वेश्चन के माने 2-3-4 बातें हमने चर्चा की, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको सीखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन 28 क्या है, 200 ohm 2 watt resistance are connected in parallel, their combined resistance value and wattage rating are, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, 2 वाट के, है ना, 2 वाट के और 2000 ओम के हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो रेटिंग है, ये जो रेजिस्टेंस की रेटिंग है, उस रेटिंग के अनुसार इनका वोल्टेज कितना होना चाहिए, क्या इनका वोल्टेज कितना होना चाहिए, रेजिस्टेंस दिया गया, वाट दिया गया, तो वोल्टेज निकल सकता है कि नहीं, निकल सकता है कि नहीं वोल्टेज। अब इनको क्या करना है भाई, कंबाइंड इन पैरेलल, इनको पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस वैल्यू एंड वोल्टेज रेटिंग
उनकी वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, इनकी वोल्टेज रेटिंग पहले निकालते हैं। इनकी वोल्टेज रेटिंग क्या है, तो इनकी वोल्टेज रेटिंग क्या है भैया, तो इनकी वोल्टेज रेटिंग है आपकी बता रहा हूं, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, P इक्वल्स टू V बाई R से आपका P कितना है, P यहाँ पर कितना है 2, और V कितना है भाई, V तो हमें पता ही नहीं, निकालना है, R कितना है 2000, तो यहाँ से V स्क्वायर कितना आ गया 4000। इनकी जो वोल्टेज रेटिंग है ना उसका स्क्वायर कितना है 4000 के बराबर है। अब क्या है कि इन दोनों को, एक का रेजिस्टेंस कितना है 2000, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो सिंपल सी बात है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो भाई इनके अक्रॉस रेटेड वोल्टेज तो उतना ही रहेगा 4000, क्या रहेगा V कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 4000, इतना ही रहेगा ना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4000 ही रहेगा, ठीक है ना, समझ में। लेकिन अब इनकी क्या है कि यहाँ पर मान के इतना का हमने क्या लगा दी, बैटरी लगाया। अब क्या है कि इनको हम जब पैरेलल में लगाया तो इनका कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, ये कितना है 2000, ये कितना है 2000, 2000 2000 जब पैरेलल में होते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन कितना आ जाता है 1000, कितना आता है 1000, ओके। और यहाँ पर क्या है कि आपसे बता दूं, ये क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कितना आपका स्क्वायर रूट 4000, ठीक है। अब बताइए इसकी पावर रेटिंग कितनी हो जाएगी, पावर रेटिंग कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पर क्या है कि ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, क्योंकि आपका इक्विवेलेंट कितना आएगा 2000 आएगा नहीं, 1000 आएगा। अब 1000 वाले में से इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करें, तो पावर रेटिंग निकालते हैं, पावर रेटिंग कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आर। नई जो पावर रेटिंग की होगी कितनी हो जाएगी भाई, आपका रूट 4000 का स्क्वायर, जो कि आपका कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज है, और डिवाइडेड बाई आपका प्रतिरोध, ये कितना आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 1000, 4, ऑप्शन यहाँ पर क्या है बी सही है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन हमारे बचे हैं, छोटे छोटे दो क्वेश्चन बचे हैं हमारे। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर, एन इलेक्ट्रिक हीटर draws 100 watts from a 250 volt source, the power drawn from a 200 source। अब देखिए यहाँ पर क्या, इसकी वाटेज दी गई है, इसकी वोल्टेज रेटिंग दी गई है, तो इसका रेजिस्टेंस रेटिंग निकाल लेते हैं। तो P कितना हो जाएगा भाई, V स्क्वायर R से R कितना हो जाता है V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर कितना है भाई 250 का स्क्वायर, और आपका R कितना है 1000, ठीक है। ये सॉरी R क्या आपके, इसके वाटेज क्या है 1000, तो R इसका कितना आ गया, R इसका आ गया भाई 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000, कितना इसका R आ गया। अब क्या, इसको जब हम लगाएंगे 200 पर, तो नई वोल्टेज कितनी हो जाएगी 200, तो इसका नया पावर कितना आ जाएगा, पावर न्यू कितना हो जाएगा, तो भाई 200 का स्क्वायर V स्क्वायर बाई R वाले फॉर्मूला से, डिवाइडेड बाई R, तो R कितना है 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000, ये R का वैल्यू है। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 200 बटा 250 का स्क्वायर इंटू 1000, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो 4 और 5 16 बटा 25 इंटू 1000, ये कट के कितना आता है भाई 40, कितना आता है 640। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है सही है, ओके। सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स एज मेनी सर्किट्स टू बी सॉल्व्ड एज देयर आर। ये तो क्या है कि आपका स्टेटमेंट है, सोर्स जितने सोर्स होते हैं उतनी सर्किट वहां पर सॉल्व करनी पड़ती है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है सही है, ठीक है ना, ये याद रखने वाली बात है, फैक्ट अपना पे। ओके बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। आप इसको प्रॉपरली क्या है कि रिवाइज करिए और नोट्स लेकर के बैठिए, है ना। आप क्या है कि एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए, है ना, एक कॉपी बना लीजिए, जो हमारा डिस्कशन चल रहा है। आप क्या है कि धीरे धीरे आप देखेंगे पूरी जो होल एसएससी के क्वेश्चन रहेंगे ना, सबको हम देखेंगे। और आपको क्या इसी बहाने आपने अगर क्या थोरोली जितने वीडियोज मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है ना, आपने इसको थोरोली फॉलो किया, आप विश्वास करिए आपको पता नहीं चलेगा 5-6 महीने में चेंज एकाएक नहीं आता है, ग्रोथ एकाएक नहीं होती है। 5-6-7-8 महीने में आपकी लेवल ऐसी हो जाएगी कि कोई ना कोई तो आपका है ना एग्जाम जो है ना आपका क्रैक हो ही जाएगा, आप जेई तो बन ही जाओगे कंफर्म, है ना। मैं इन सब क्वेश्चन के लेवल से मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गेट क्रैक कर लोगे और क्या है कि बहुत बड़े बड़े, लेकिन भाई इसका लेवल जैसे कि मैं पहले ही क्या बोल रहा हूँ कि ये लेवल का है, बट अपना आप में एक सच्चाई है, मैंने गेट क्रैक किया है, मेरी रैंक थी 399, है ना, गेट में मेरी रैंक थी 399, ओके। तो मैं आपको वहां की भी सच्चाई बताता हूँ भाई, गेट के एग्जाम में, है ना, जब मैं एग्जाम फाइट कर रहा था उस समय, अभी की तो मुझे पता नहीं है और मुझे देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे एग्जैक्टली बैठते हैं, लेकिन उस समय लगभग 1.5 लाख के करीब में बच्चे बैठा करते थे, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो क्वेश्चन जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं ये गेट लेवल का नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सच्चाइयां हैं। और सच्चाई क्या है कि गेट में अगर 1.5 लाख बच्चे अपियर होते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि 1.5 लाख जो बच्चे हैं
उसमें से सभी बच्चों को ये सब आते हैं? बिल्कुल नहीं। लगभग 2,500-3,000 जो बच्चे होते हैं ना, उनको ये सब बातें आती हैं। बाकी सब बच्चे क्या है कि भाई एग्जाम सिर्फ देते हैं और फिर ऐसे ही देते हैं, दे आर जस्ट डस्ट, है ना। एग्जाम में क्या डस्ट जैसे अपीयर होते हैं। तो अगर वैसे बच्चे भी इसको देखें तो जरूर जो 3,000 बच्चे मैं बोला हूं जिनको ये सब बातें है उसमें आ जाएंगे, उनकी भी रैंक जो है ना 3,000-4,000 ऐसी आ जाएगी, ठीक है ना। कहीं से एमटेक करने को मिल जाएगा। छोटा मोटा क्या है कि आपको कहीं जो स्टेट के एग्जाम के थ्रू कोई आजकल बहुत सारे नौकरियां मिलने लगी हैं, हो सकता है किसी स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मिल जाए, है ना, या छोटी मोटी कोई ना कोई नौकरी मिल जाए, या फिर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप क्या है कि और दूसरी कुछ भी आप फाइट कर क्रैक कर लो। तो क्या है गेट के बच्चों के लिए भी उपयोगी है ऐसा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि सब सिर्फ ये कह देने से मैं गेट का स्टूडेंट हूं तो मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है ना। ये सब बातें क्या है कि मैंने क्या बताया आपको, 1.5 लाख में से 3-4 हजार बच्चों को ही आता होगा, है ना। गेट करने का मतलब ये नहीं कि सबको आता है, ऐसा नहीं है। तो उन बच्चों के लिए भी ये फायदेमंद है, उपयोगी है। तो यहाँ पर लर्निंग जो है ना हमारी हो रही है क्वेश्चन को सॉल्व करके, जो कि अपना आप में एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है लर्न करने का, है ना। तो ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं, आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर